गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम 28 अगस्त को बनने वाले हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चन से रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट haryanadistrict.com भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप हरियाणा जीके से संबंधित ज़्यादा जानकारी यहाँ पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। कुरुक्षेत्र की किस तालाब को स्वच्छता व सुंदरीकरण संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है ब्रह्म सरोवर को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ब्रह्म सरोवर की फ़ोटो। ब्रह्म सरोवर की न केवल ऐतिहासिक व धार्मिक पहचान है, बल्कि अब ब्रह्म सरोवर देश के 30 स्वच्छ आइकॉनिक पैलेस में शामिल हो गया है। केंद्र सरकार की तरफ से जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ब्रह्म सरोवर को तीसरे चरण में देश के 30 स्वच्छ आइकॉनिक पैलेस में शामिल किया गया था। इसके तहत ब्रह्म सरोवर को इंटरनेशनल स्वच्छता मापदंडों के अनुसार स्वच्छ व सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा सरोवर की देखरेख की जाती है। अब ब्रह्म सरोवर को चमकाने के लिए KDB यानी कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को जल्द ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का भी साथ मिलने जा रहा है। केंद्र की तरफ से IOC के साथ KDB का करार होगा। इसके बाद ब्रह्म सरोवर पर स्वच्छता व सौंदर्यीकरण संबंधित विभिन्न प्रोजेक्ट पर काम होंगे। केंद्र की तरफ से IOC ने बाकायदा इसके लिए प्रपोजल भी मांगा है। इस प्रपोजल के बाद ही MOU साइन किया जाएगा। प्राचीन ब्रह्म सरोवर अपने भव्यता के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है, वहीं इसका ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व भी बहुत है। पुराणों व शास्त्रों में भी ब्रह्म सरोवर की महत्वता का वर्णन है। वर्तमान में भी ब्रह्म सरोवर करीब 4.25 किलोमीटर लंबा व चौड़ा है। प्राचीन समय में राजा महाराजा इसका जीर्णोद्धार करते थे। आधुनिक दौर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा ने 1960 के दशक में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। सन 1968 में KDB का गठन किया गया और सन 2018 में जल शक्ति मंत्रालय के तहत देश के 30 स्वच्छ आइकॉनिक पैलेस SIEP में इसे शामिल किया गया। CSRF के तहत पावर ग्रिड भी ब्रह्म सरोवर व कुरुक्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए बजट दे रहा है। ब्रह्म सरोवर आइकॉनिक पैलेस बनने के बाद पिछले साल KDB व पावर ग्रिड और प्रशासन के बीच करार हुआ था। इसके तहत करीब 7 करोड़ 28 लाख रुपए के विभिन्न सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट्स पर काम होगा। पीपली प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण एवं लाइटिंग भी पावर ग्रिड के द्वारा लगवाई जाएंगी। अब BR चौक से ब्रह्म सरोवर के दक्षिणी छोर पर बाजीगर धर्मशाला तक एंटिक लाइट्स भी लगाई जाएंगी। फिलहाल 97 पोल यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले में विमानों को टेक ऑफ और लैंडिंग के समय पक्षी से टकराने के खतरे से बचाने के लिए मशीन लगाई जाएगी? तो ये लगाई जाएगी अंबाला के अंदर। आधुनिक रफाल जेट विमानों को टेक ऑफ और लैंडिंग के समय पक्षी से टकराने का खतरा न बने, इसे लेकर सेना और कैंटोनमेंट बोर्ड संयुक्त तौर पर कंपोस्टिंग मशीन लगाएगी। इस मशीन की खासियत यह है कि इसमें गीला व सूखा कचरा एक साथ डाला जा सकेगा। मशीन अपने कांच, पत्थर, लोहे एवं अन्य हार्ड मेटल को अलग कर बाहर कर देगी, जबकि कचरे से फ्यूल पाउडर बनाया जाएगा, जो कि फैक्ट्रियों में आग जलाने के काम आता है। नवंबर माह में यह मशीन लगाए जाने की योजना बनाई जा रही है। सेना के सब एरिया स्टेशंस हेडक्वार्टर और कैंटोनमेंट बोर्ड मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ट्रायल के तौर पर 5 टन क्षमता वाली कंपोस्टिंग मशीन को पंजोखरा रोड के पास खाली ज़मीन पर लगाया जाएगा। यहाँ पर सेना क्षेत्र से कचरा लाकर उसे मशीन में डाला जाएगा। मशीन कचरे को कंपोस्ट कर पाउडर में तब्दील कर देगी, जिसे एक फ्यूल की तरह आगे इस्तेमाल किया जा सकेगा। ट्रायल में नतीजे सकारात्मक रहे तो और मशीनों को भी यहाँ पर लगाया जाएगा। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड व टेक ऑफ करने वाले विमानों को बर्ड हिट का खतरा ज़्यादातर बना रहता है। इसे लेकर अंबाला एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रफाल के आने से पहले पत्र भी लिखा था, जिसमें कहा गया था कि एयरफोर्स नियमों के अनुसार एयरबेस से 10 किलोमीटर की परिधि में कूड़ा डंप नहीं किया जा सकता है। कूड़े पर पक्षी मंडराते हैं, जबकि यहाँ चारों तरफ घनी आबादी है। कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO
अनुज गोयल ने बताया है कि कंपोस्टिंग मशीन की कीमत लगभग 70 लाख रुपए है। सेना और बोर्ड दोनों मशीन स्थापित करने के लिए राशि खर्च करेंगे। मशीन लगाने के लिए टेंडर निकाला जाएगा। टेंडर हासिल करने वाली पार्टी को मशीन के पार्ट्स उपलब्ध कराने होंगे। साथ ही उसका सेटअप, सिविल वर्क व 1 साल तक मेंटेनेंस भी करनी होगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। किस यूनिवर्सिटी ने कर्नल को एनसीसी का ऑनरेरी कर्नल रैंक दिया है? तो ये दिया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको ये रैंक दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार को नेशनल कैडेट्स कोर्स की ओर से ऑनरेरी कर्नल रैंक दिया गया है। गजट नोटिफिकेशन के जरिए भारत सरकार यह रैंक उन लोगों को देती है जो एनसीसी कैडेट्स को मोटिवेट कर सकें और आगे एनसीसी की एक्टिविटीज़ में अपना सहयोग दे सकें। डायरेक्टर जनरल एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा की ओर से ऑनरेरी रैंक्स और सर्टिफिकेट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ की एनसीसी डायरेक्टर्स के मेजर जनरल बेजी मैथ्यू और ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर हर्ष छिब्बर ने वीसी प्रोफेसर कुमार को दिए हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। हरियाणा के किस जिले में दुनिया का पहला स्टील का गुरुद्वारा बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कैथल के अंदर। कैथल में गुरु तेग बहादुर की याद में स्टील का पहला गुरुद्वारा बनाया जाएगा। ये दुनिया का पहला ऐसा गुरुद्वारा बनाया जाएगा जो कि पूरी तरह से स्टील का होगा। यह भी इतिहास है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पहली बार किसी गुरुद्वारे का निर्माण एक निजी संस्था को सौंपा है। गुरु तेग बहादुर सेवा दल इस गुरुद्वारे का निर्माण कराने जा रहे हैं। इस पर 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सिख संगत के सहयोग से 1 वर्ष की अवधि में गुरुद्वारा बनकर तैयार हो जाएगा। वर्ष 1966 में अपनी शहीदी से ठीक पहले गुरु तेग बहादुर मालवा से कैथल में आए तो एक बढ़िया परिवार ने उनको दोपहर का भोजन करवाया। इस परिवार की श्रद्धा को देखकर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इस जगह पर हमेशा लंगर चलता रहेगा और गुरु का कीर्तन सजता रहेगा। गुरु तेग बहादुर के वचन सुनकर संगत गदगद हो गए और उन्होंने अपनी जगह को गुरुद्वारे के लिए दान कर दिया। यहाँ मंजी साहिब गुरुद्वारा स्थापित हुआ है। 3 दिन तक चलने वाले उत्तर भारत के सबसे बड़े वामन द्वादशी मेले को पहली बार कितने घंटे तक चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा सिर्फ 11 घंटे तक। 3 दिन तक लगने वाले इस मेले को 29 अगस्त को 11 घंटे में ही समेट दिया जाएगा। अभिलेखागार विभाग के पास पिछले 120 साल के मेले से संबंधित दस्तावेज हैं, जिनसे पता चलता है कि इस मेले को कभी सांप्रदायिक दंगे, बाढ़ और हैजा बीमारी भी प्रभावित नहीं कर पाई। यह मेला भादों में हर साल 10वीं, एकादशी व द्वादशी को लगता है। कोरोना के दौर में पुरानी परंपरा न टूटे, इसलिए प्रशासन की तरफ से सनातन धर्म सभा अम्बाला सिटी को एक दिन सुबह से शाम का कार्यक्रम करने की परमिशन दी गई है। सन 1937 में 16 से 17 सितंबर को यह मेला होना था। इसकी ये पुरानी घटना है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि 1937 के अंदर 16 से 17 सितंबर को यह मेला होना था। अगस्त में अम्बाला में हैजा फैलने की वजह से 18 लोगों की मौत हो गई थी। व्यापारी नहीं चाहते थे कि मेला टले, क्योंकि यह ज़िले का सबसे बड़ा मेला था। यहाँ दूर दराज से 50,000 से ज़्यादा लोग आते थे। आखिरकार मेला लगने की परमिशन तो मिली, लेकिन खाने पीने की बिक्री पर रोक लग गई। अब इतिहास ने खुद को दोहराया है। अब 2020 में मेला तो लग रहा है, लेकिन उस तरह का नहीं जैसा पहले लगता था। कोरोना के कारण इसका स्वरूप भी बदल गया है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस अभिनेता ने हाल ही में हरियाणा की पंचकुला मोरनी के एक गांव के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन भेंट किया है? तो ये किया है सोनू सूद ने। तो ये आप फोटो में दे सकते हैं, ये है सोनू सूद। सोनू सूद ने कोरोना के समय में भी काफ़ी सारे गरीब लोगों को मदद करके उनके घर तक उन्हें पहुंचाया था। तो फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं और शायद हो सकता है कि राजनीति में भी जल्दी ही ये कदम रख लें।
सोनू सूद ने पंचकुला के मोरनी इलाके के एक गांव के बच्चों की उनकी पढ़ाई में भी मदद की है। सोनू सूद ने इन बच्चों को मोबाइल फ़ोन भी भेंट किए हैं ताकि यह बच्चे अपने घर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पवन जैन ने बताया है कि यह बच्चे मोरनी इलाके के कोटी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इनके पास मोबाइल फ़ोन ना होने की वजह से यह ऑनलाइन क्लासेज नहीं ले पा रहे थे। मोरनी इलाके का कोटी गांव हिमाचल की सीमा से सटा हुआ है। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क की भी दिक्कत रहती है। इसके बाद है, गृह मंत्री अनिल विज ने हाल ही में किस जिले में कोविड-19 मॉलिक्यूलर लैब का उद्घाटन किया है? तो ये किया है सिरसा और रेवाड़ी। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने सिरसा और रेवाड़ी जिलों में स्थापित की गई नई कोविड-19 लैब का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन किया है। इसके साथ ही प्रदेश में ऐसी प्रयोगशालाओं की संख्या अब बढ़कर 23 हो गई है। राज्य में अब 14 सरकारी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में ऐसी कोविड-19 लैब स्थापित की जा चुकी हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनिल विज की, तो इनके पास कौन कौन से विभाग हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये अम्बाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से लड़के आए हैं और इनके पास होम अफेयर्स, अर्बन लोकल बॉडीज़, हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च, आयुष, टेक्निकल एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सभी विभाग हैं। तो इनको आप अच्छे से ध्यान में रखिए। तो चलिए, इसके बाद है, जबकि प्रदेश के 9 निजी अस्पतालों में भी यह सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में इस प्रकार की लैब स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा है। इन दोनों प्रयोगशालाओं के शुरू होने से राज्य में कोविड-19 टेस्ट की क्षमता बढ़कर प्रतिदिन 20,000 से अधिक हो जाएगी। इसके बाद है, सीएम मनोहर लाल ने हाल ही में कब तक हरियाणा के सभी विभागों में ई ऑफिस शुरू करने के निर्देश दिए हैं? तो ये दिए हैं 15 सितंबर तक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 20 विभागों एवं 3 निगमों के साथ साथ मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं वित्त विभाग की फाइलों को ई ऑफिस के माध्यम से चलाने का शुभारंभ किया है। साथ ही 15 सितंबर 2020 तक राज्य के सभी विभागों में ई ऑफिस शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। इस प्रक्रिया से सभी सरकारी कार्य तेजी से और पारदर्शी ढंग से बाधा रहित हो सकेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर की। तो ये करनाल विधानसभा से लड़के आए हैं और इनके पास टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड अर्बन स्टेटमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस एंड लैंग्वेज, हाउसिंग, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एनवायरनमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, आर्किटेक्चर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, पर्सनल एंड ट्रेनिंग्स और राजभवन अफेयर्स, ये इनके पास विभाग है। तो चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। हरियाणा सरकार अब अधिसूचित मार्केट क्षेत्र में फलों व सब्जियों के विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत ग्रामीण विकास शुल्क वसूल करेगी? तो ये वसूल करेगी 1%। विधानसभा में हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन विधेयक 2020 अब पारित हो गया है। सरकार ने यह शुल्क वसूलने का निर्णय कोरोना लॉकडाउन के दौरान ही ले लिया था, लेकिन इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो पाई थी। सरकार ने कोरोना के कारण पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए यह संशोधन विधेयक पारित कराया है। विधानसभा में विधेयक पारित होने पर अब इसकी सूचना जारी की जाएगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इस शुल्क से ग्रामीण विकास को गति मिलेगी, अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया जा सकेगा। तो दोस्तों, हमारे यहीं पर करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल वाला क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था, हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी का निर्देशक किन्हें बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है, ये बनाया गया है डॉक्टर चंद्र त्रिखा को। 4 नंबर हमारा राइट आंसर है। कला साहित्य व संस्कृति को समर्पित संस्थान सांस्कृतिक मंच के संरक्षक डॉक्टर चंद्र त्रिखा को हरियाणा साहित्य अकादमी का निर्देशक चुना गया है। यह पद इन्होंने 3 अगस्त को पूर्णमल गोंड का कार्यकाल समाप्त होने पर ग्रहण किया है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य हरियाणवी और हिंदी भाषा का प्रचार व प्रसार करना है। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हरियाणा में अरावली क्षेत्र के हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए कौन सी तकनीक खोजी गई है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हरित टेक्नोलॉजी, एरियल सीडिंग्स, हरित क्षेत्र और ड्रोन सीडिंग। तो आपको हमें राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।
तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।